एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जिया जुडिशियल्स। आज मैं शीर्षा सक्सेना आपके साथ डिस्कस करूंगी ऑन द टॉपिक बेल, जो कि दे रखा है हमारे चैप्टर 33 ऑफ सीआरपीसी में। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है बेल के बारे में डिस्कस करेंगे कि बेल क्या होता है, और फिर बेल इन बेलेबल ऑफेंस, बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस और एंटिसिपेटरी बेल, इन तीनों तरह के बेल के बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे जैसा कि सीआरपीसी में दे रखा है पूरा। सबसे पहले देखते हैं बेल क्या होता है। सबने बेल का नाम सुना है। बेल जो है एक टेम्पररी रिलीज होता है एक पर्सन का जिसको अक्यूज किया हुआ है किसी ऑफेंस में। तो बेल क्या है? Bail is the temporary release of the accused from legal custody on security being taken to secure his appearance in judicial process। बेल ली जाती है ताकि सिक्योर कर ले, हाँ भाई जब आपको बुलाएंगे, जिस समय बुलाएंगे, जहाँ बुलाएंगे आप वहाँ आ जाओगे, क्योंकि कोर्ट को भी एक सिक्योरिटी चाहिए है कि आपको बुलाया जाएगा तो आप आओगे, आपको जेल के अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है। तो यही है बेल का कॉन्सेप्ट। बेल का कॉन्सेप्ट ये है कि बेल में आपसे एक सिक्योरिटी ले ली जाती है ये इंश्योर करने के लिए कि आपको जब जहां बुलाया जाएगा आप आ जाओगे, ठीक है। और एक बहुत ही अच्छी बात बोली गई थी केस में, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद अलियास बलिया। इस केस में बहुत ही अच्छी बात बोली गई थी, वो बोली गई थी दैट जेल इज एन एक्सेप्शन एंड बेल इज अ रूल। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला था कि द प्रिंसिपल दैट बेल इज द रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सी बेलों की बात करने वाले, जैसे कि मैंने बताया बेलेबल ऑफेंस में, नॉन बेलेबल ऑफेंस में, और मैं एंटिसिपेटरी बेल भी बताऊंगी कि एंटिसिपेटरी बेल क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं बेल इन बेलेबल ऑफेंस। पर आप इतनी देर से सोच रहे होगा कि बेलेबल ऑफेंसेस कौन कौन से होते हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कौन कौन से होते हैं। मैं बताती हूँ। सीआरपीसी में सेक्शंस खत्म होने के बाद एक फर्स्ट शेड्यूल दे रखा है जिसमें आईपीसी के सारे ऑफेंसेस दे रखे हैं और बता रखा है कि इनमें से कौन कौन से बेलेबल हैं और कौन कौन से नॉन बेलेबल हैं। तो वो सारे ऑफेंसेस जो सीआरपीसी की फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल दे रखे हैं वो हो गया आपके बेलेबल ऑफेंस। जैसे कि आपका हो गया चीटिंग, आपने किसी पे अगर चीट कर दिया तो वो एक बेलेबल ऑफेंस है। फिर आगे आपका डिफेमेशन, यानी कि किसी की मानहानि करना, किसी के सबके सामने बदनामी कर देना, वो हो गया डिफेमेशन। और भी बहुत सारे हैं जो कि बताए गए हैं कि ये हैं बेलेबल ऑफेंस, ठीक है। तो आज हम लोग इनके बारे में पहले बात करते हैं, बेल इन बेलेबल ऑफेंस, और ये दे रखा है आपके सेक्शन 436 ऑफ सीआरपीसी में। तो देखिए बेल इन बेलेबल ऑफेंस में क्या होता है। जैसे मान लीजिए किसी को अरेस्ट कर लिया गया विदाउट वारंट, और जब वो पुलिस की कस्टडी में है या फिर जो कोर्ट के सामने लाया जाता है, उनमें से किसी भी समय वो तैयार है बेल देने के लिए, तो कोर्ट या पुलिस वाला उसको रिलीज कर देगा बेल पे। सिंपल सी बात। व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड, एक पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया विदाउट वारंट, ठीक है, विदाउट वारंट पर्सन को अरेस्ट कर लिया बाय एनी ऑफिसर और इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। अब या तो पुलिस वाले ने अरेस्ट किया, ठीक है, एंड इज प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम, वो प्रिपेयर है किसी भी टाइम पे जब वो कस्टडी में है उस ऑफिसर के, या फिर जब उसको जो है कोर्ट के सामने लाया जाता है टू गिव बेल, बेल देने को तैयार है वो, ठीक है। तो उस पर्सन को रिलीज कर दिया जाएगा बेल पे। एकदम सिंपल सी बात, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में ज़्यादा आती हैं। अब क्या हो अगर वो इंडिजेंट पर्सन है। पहले तो ये जानिए इंडिजेंट पर्सन कौन होता है। इंडिजेंट पर्सन वो पर्सन होता है या तो उसके पास सफिशिएंट मीन्स ही नहीं है कोर्ट फीस देने के लिए, कोर्ट फीस देने के बाद उसके पैसे नहीं है, सफिशिएंट मीन्स नहीं है, या फिर अगर मान लो कोर्ट फीस नहीं दे रखी है उस चीज़ के लिए तो उसके पास 1000 तक की भी प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसको मान लेंगे इंडिजेंट पर्सन, ठीक है। तो अगर जो है ऐसा पर्सन इंडिजेंट पर्सन है तो कोर्ट या फिर पुलिस ऑफिसर ये भी कर सकता है कि उससे जो है बेल लेने की बजाय उसके बॉन्ड पे, वो भी विदाउट श्योरिटी, उसको रिलीज कर दिया जाए। देखिए यही बात दे रखी है। इंडिजेंट पर्सन कौन है? Who does not possess sufficient means to pay the court fee. Sufficient means ही नहीं उसके पास कोर्ट फीस देने के, ठीक है। And if such court fees is not prescribed, अगर ऐसी कोई कोर्ट फीस प्रिस्क्राइब ही नहीं कर रखी है, then if he is not entitled to property worth rupees 1000, 1000 तक की भी प्रॉपर्टी नहीं है उसके पास, ठीक है। अब फिर क्या बोलते हैं, अगर if such person is indigent and is unable to furnish surety, वो surety नहीं दे पा रहा है, देन इंस्टेड ऑफ टेकिंग बेल,
तो फिर बेल लेने की बजाय क्या होगा, उस पर्सन से द ऑफिसर और कोर्ट, ऑफिसर या फिर कोर्ट उसको जो है डिस्चार्ज कर सकता है ऑन इस एक्सिक्यूशन ऑफ अ बॉन्ड विदाउट श्योरिटी। इस बॉन्ड पे जो उसको छोड़ा जा सकता है वो भी श्योरिटी के बिना, ठीक है। अच्छा, इसमें जो CRPC में एक और भी बात दे रखी है कि एक प्रिजम्पशन भी कब हम लोग प्रिज्यूम कर लेंगे कि वो इंडिजेंट पर्सन है। अगर वो पर्सन 1 हफ्ते तक भी बेल नहीं दे पा रहा है तो कोर्ट ये मान लेगी कि वो इंडिजेंट पर्सन है, ठीक है। यही दे रखा है, देखिए। इफ अ पर्सन इज नॉट एबल टू गिव बेल विद इन 1 वीक का टाइम पीरियड याद रखिएगा, 1 हफ्ते तक वो बेल नहीं दे पा रहा, ठीक है, देन इट शैल बी सफिशिएंट ग्राउंड टू प्रिज्यूम दैट ही इज एन इंडिजेंट पर्सन। तो एक सफिशिएंट ग्राउंड होगा ये प्रिज्यूम करने के लिए वो इंडिजेंट पर्सन है। अब ये बोल रहा है कि व्हेन द कोर्ट में रिफ्यूज टू रिलीज हिम ऑन बेल, कोर्ट कब मना कर देगी कि बेल पे नहीं जाने देंगे। अब मान लीजिए कोर्ट ने शुरुआत में तो बेल दे दी, अब बाद में जब उसको बुलाया जा रहा है कोर्ट में तो वो आ नहीं रहा है, जब बुलाया जा रहा है जहाँ बुलाया जा रहा है आ ही नहीं रहा, तो उसके बाद जब वो आता है या फिर पुलिस उसको लेके आती है तो कोर्ट बोल देगी कि आपको हम बेल नहीं दे सकते। इफ़ अ पर्सन फेल्स टू कंप्लाई विद द कंडीशंस ऑफ द बेल बॉन्ड, पर्सन कंप्लाई नहीं कर रहा है कंडीशन जो उसके बेल में या बॉन्ड में दी गई है, ठीक है, एज रिगार्ड्स द टाइम एंड प्लेस ऑफ अटेंडेंस, जब और जहाँ उसको बुलाया जा रहा है वहाँ पे वो नहीं आ रहा, देन द कोर्ट में रिफ्यूज टू रिलीज हिम ऑन बेल, तब कोर्ट रिफ्यूज़ कर देगी कि हम उसको बेल पे नहीं जाने देंगे। व्हेन ही अपीयर्स बिफोर द कोर्ट, जब वो खुद से कोर्ट में आ जाता है, और इज ब्रॉट इन कस्टडी ऑन अ सब्सिक्वेंट ओकेजन इन द सेम केस, या फिर बाद में उसको कस्टडी में लेके आ जाता है, तब कोर्ट मना कर देगी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे पार्ट पे जो कि है बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस। अब नॉन बेलेबल ऑफेंस, जैसे मैंने पिछली वाली स्लाइड से बताया था कि बेलेबल नॉन बेलेबल क्या होता है, जो ऑफेंसेस फर्स्ट शेड्यूल ऑफ CRPC में नॉन बेलेबल दे रखे हैं वो आपके नॉन बेलेबल ऑफेंस हो गए। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, आपका मर्डर हो गया, खून कर दिया तो ये ऑब्वियसली बात है नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसमें मुश्किल आती है। चोरी कर ली, ये भी एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और भी बहुत सारे ऑफेंसेस हैं जो नॉन बेलेबल दे रखे हैं फर्स्ट शेड्यूल में, ठीक है। अब बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस की बात कहाँ तक की रखी है, इसकी बात कर रखी है सेक्शन 437 ऑफ CRPC में, जिसको हम लोग पूरे डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस में क्या होता है, अगर जो है किसी पर्सन पे ऐसे सस्पेक्टेड है कि उसने जो कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस किया हुआ है और उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसको जो है अरेस्ट कर लिया गया या फिर डिटेन कर लिया गया, वो भी विदाउट वारंट, बिना वारंट के उसको अरेस्ट कर लिया, डिटेन कर लिया, ठीक है, बाय एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, पुलिस वाले ने कर दिया, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने, और उसको कोर्ट के सामने लाया जाता है अदर देन अ हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, तो उस पर्सन को बेल पे रिलीज तो किया जा सकता है, पर कंडीशंस हैं कि जब बेल नहीं दी जाएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर्सन को बेल पे रिलीज़ नहीं किया जाएगा, उस पर्सन को बेल पे रिलीज़ नहीं किया जाएगा अगर रीजनेबल ग्राउंड्स हैं ये बिलीव करने के कि उसने कोई ऐसा ऑफेंस कर रखा है जो कि या तो मौत से पनिशेबल है या फिर डेथ से पनिशेबल है या फिर उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिल सकती है, यानी कि ज़िंदगी भर की कारावास मिल सकती है, तो इस केस में कोर्ट उसको बेल नहीं देगी। There are reasonable grounds for believing that he has been guilty. Reasonable grounds हैं ये believe करने के कि वो guilty है of an offence punishable with death, ऐसे offence का जिसकी सज़ा death हो सकती है, या फिर ऐसे offence की तो जिसकी सज़ा imprisonment for life हो सकती है, यानी कि ज़िंदगी भर की कारावास हो सकती है। अब B पॉइंट क्या है, B पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, आगे भी मैं B पॉइंट के रेफरेंस में कुछ बताने वाली हूँ, ठीक है। B पॉइंट में क्या है, कोर्ट रिलीज नहीं करेगी बेल पे अगर वो ऑफेंस जो है वो एक तो संगीन जुर्म है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है, एंड ही हैड बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 7 years और मोर, और इसके पहले भी ऐसा हो चुका है कि उसको पहले भी उसको जो है ऐसी किसी ऑफेंस की पनिशमेंट मिल चुकी है जो या तो डेथ से पनिशमेंट था या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से पनिशमेंट था, या फिर वो जो है 7 साल से ज़्यादा तक किसी पनिशमेंट के लिए लायबल रह चुका है, तो इस केस में भी उसको बेल नहीं मिलेगी। या फिर एक और भी चीज़ दे रखी है, और ही हैड बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑन 2 or more occasion, 2 या 2 से ज़्यादा मौक़ों पर वो कन्विक्ट हो चुका है ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल विद
इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years और मोर, 2 या 2 से ज़्यादा मौक़ों पर भी वो ऐसे पनिश हो चुका है विद वॉट, विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 या 3 साल से ज़्यादा की सज़ा से, ठीक है, बट नॉट लेस देन 7 years, ठीक है। तो ये वो हो गई सच अ पर्सन शैल नॉट बी रिलीज ऑन बेल, इन कंडीशन पे बेल पे रिलीज नहीं किया जाता है नॉन बेलेबल ऑफेंस में, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब कुछ बातें जो हम लोग को ध्यान में रखनी है वो ये हैं कि अगर देखिए अब ऐसा कोई इंसान है, ठीक है, 16 साल से कम का हो गया, या फिर कोई औरत है, या फिर कोई बीमार इंसान है, या फिर कोई इन्फॉर्म है, तो इस केस में भी कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है कि उसको बेल पे रिलीज़ कर दिया जाए। ये याद रखिएगा, कोर्ट कब डायरेक्ट कर सकती है बेल पे रिलीज़ करने पे, अगर वो वुमेन है, सिक है, इन्फॉर्म है, या फिर 16 ईयर से कम का है, ठीक है। एक और चीज़, जैसे कि मैंने कहा था बी पॉइंट ध्यान रखिएगा, कोर्ट तब भी डायरेक्ट कर सकती है, कोर्ट में डायरेक्ट दैट अ पर्सन रिफर्ड टू इन बी। बी क्या था? बी था जब उसके जो है पहले भी जो है कन्विक्ट हो चुका है वाला पॉइंट, ये बी पॉइंट आपका, ठीक है। तो इस केस में भी कोर्ट जो है रिलीज कर सकती है बेल पे, कब? अगर वो सेटिस्फाइड है दैट इट इज़ जस्ट एंड प्रॉपर सो टू डू फॉर एनी अदर स्पेशल रीज़न, कोई और स्पेशल रीज़न है जिसके रहते उसको बेल पे रिलीज़ करना चाहिए, तब भी कोर्ट उसको रिलीज़ कर सकती है। अब एक और चीज़, द मियर फैक्ट, सिर्फ इस वजह से कि अक्यूज पर्सन ज़रूरी होगा टू बी आइडेंटिफाइड बाई विटनेसेस ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, ये जो है आपका जो है सफिशिएंट ग्राउंड नहीं होगा उसकी बेल को रिफ्यूज़ करने के लिए, सिर्फ इस वजह से कि विटनेसेस को उसको रिकॉग्नाइज करना है, ज़रूरी है, ये कोई जो है सफिशिएंट ग्राउंड नहीं किसी पर्सन की बेल को रिफ्यूज़ करने का। इफ़ ही इज़ अदरवाइज एंटाइटल्ड टू बी रिलीज ऑन बेल, अगर वो जो है एंटाइटल्ड है बेल पे रिलीज़ होने के लिए और वो अंडरटेकिंग देता है कि वो कंप्लाई करेगा विद डायरेक्शंस दैट्स मे बी गिवन बाय द कोर्ट, अगर वो बोलता है कि हाँ वो कंप्लाई करेगा जो भी डायरेक्शन दिए जा रहे हैं कोर्ट द्वारा, तो फिर जो है उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, उसको जो है बेल पे रिलीज़ करना है, पर उस पर ये इल्ज़ाम लगा है कि उसने ऑफेंस कमिट किया है जो कि है पनिशेबल विद डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 years और मोर, तो कोर्ट उसको तब तक बेल नहीं दे सकती जब तक अपॉर्चुनिटी ना दे दी जाए पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जिस पे इल्ज़ाम लगा है कि उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो कि डेथ से पनिशेबल हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से पनिशेबल हो सकते हैं, फिर 7 साल से ज़्यादा का पनिशमेंट हो सकता है, तो कोर्ट तब तक बेल नहीं देगी जब तक वो जो है अपॉर्चुनिटी नहीं दे देती पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। आते हैं हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट पे। अगर कोर्ट को ये लगता है कि रीजनेबल ग्राउंड्स हैं ये बिलीव करने के कि उसने ऐसा कोई ऑफेंस नहीं किया है, ठीक है, अब यहाँ पे उनके पास रीजनेबल ग्राउंड्स हैं कि उसने जो ऐसा कोई भी जो है ऑफेंस नहीं किया है, ठीक है, उसने नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं किया है, पर हाँ उनको साथ साथ ये भी लग रहा है कि थोड़ी और इंक्वायरी भी होनी चाहिए, तब वो क्या करेंगे? देखिए तब वो क्या करेंगे, द अक्यूज्ड शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ 446A एंड पेंडिंग सच इंक्वायरी बी रिलीज्ड ऑन बेल, उसको बेल पे रिलीज कर दिया जाएगा। कब? जब रीजनेबल ग्राउंड से ये बिलीव करने के कि अक्यूज्ड ने नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट नहीं किया है, पर ग्राउंड से फर्दर इंक्वायरी के, ठीक है। पर ठीक है, एक और चीज़ भी, रिलीज तो कर देंगे बेल पे, पर ये भी कर सकते हैं एट द डिस्क्रिशन ऑफ सच ऑफिसर और कोर्ट ऑन द एक्सिक्यूशन ऑफ हिम बाय हिम ऑफ अ बॉन्ड विदाउट श्योरिटीज, बॉन्ड ले लें विदाउट श्योरिटीज, ठीक है, फॉर इज अपीयरेंस एज हियरइन आफ्टर प्रोवाइडेड, ये इंश्योर करने के लिए कि वो अपीयर होगा, वो आएगा। कंडीशंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस में जब पर्सन को रिलीज कर रहे हैं तो उस पर क्या क्या कंडीशंस लगाई जा सकती हैं, ये देखते हैं। जब भी किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में जो हम लोग रिलीज कर रहे हैं, व्हेन एनी पर्सन अक्यूज्ड और सस्पेक्टेड of the commission of an offence punishable with imprisonment which may extend to 7 years or more, और an offence under आपका चैप्टर 6 हो गया, चैप्टर 16, 17 ऑफ IPC हो गए, जो कि
ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। आपका मर्डर वगैरह हो गया, किडनैपिंग वगैरह हो गया, या फिर उनका अबेटमेंट या फिर कॉन्स्पिरेसी, या फिर उनको अबेट करना, कॉन्स्पिरेसी करना, तो इस पर क्या क्या कंडीशंस लगाई जा सकती हैं। उस पर एक तो कोर्ट ये कंडीशन लगा सकती है कि वो अटेंड करेगा इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस ऑफ द बॉन्ड एक्सिक्यूटेड अंडर दिस चैप्टर। वो जो है आएगा, बॉन्ड में जो कंडीशन है उसको कंप्लाई करेगा, वो अटेंड करेगा जब उसको बुलाया जाएगा, ठीक है। फिर वो इसी तरह का कोई और ऑफेंस कमिट नहीं करेगा, ठीक है, विल नॉट कमिट एनी सिमिलर ऑफेंस, ठीक है। तीसरा, वो जो है कोई भी पर्सन जो इसका जानकार है, जो इस केस से जुड़ा हुआ है, उसको डराएगा धमकाएगा नहीं और एविडेंस को टैम्पर नहीं करेगा, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। ये लिखा है, नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेक एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस टू एनी पर्सन एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस। जो पर्सन एक्वेंटेड है फैक्ट्स ऑफ द केस से, उसे डराएगा धमकाएगा नहीं और ना ही जो है एविडेंस को टैम्पर करेगा। अब ये बोला है कि एनी कोर्ट जिसने भी जो है रिलीज़ किया हुआ है पर्सन को बेल पे, वो डायरेक्ट कर सकती है कि उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाए और उसको कमिट कर दिया जाए कस्टडी में, अगर वो नेसेसरी है। तो कोर्ट को ये पावर दे दी गई है, अगर उसको लग रहा है ज़रूरी है तो उसको जो है कस्टडी में ले सकती है। अब आते हैं हमारे जो तीसरी तरह के बेल पे, जो कि है एंटीसिपेटरी बेल, जो कि दे रखा है सेक्शन 438 ऑफ CRPC में। एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है? अगर किसी भी पर्सन को लगता है कि दूसरा पर्सन उस पर इल्ज़ाम लगा सकता है किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस का, तो वो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन पे जाएगा और बोलेगा कि मुझे एंटीसिपेटरी बेल दे दो। एंटीसिपेटरी बेल बेसिकली एक तरह का डायरेक्शन होता है कि अगर इस पर्सन को फ्यूचर में अरेस्ट किया गया तो इसको बेल पे रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो ये है आपका एंटीसिपेटरी बेल। इसमें क्या है, व्हेन एनी पर्सन हैज़ रीज़न टू बिलीव, उसको ऐसा लगता है दैट ही मे बी अरेस्टेड ऑन एन एक्यूसेशन, कि उसको अरेस्ट कर दिया जा सकता है किसी एक्यूसेशन पे ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए उसको अक्यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। ही मे अप्लाई टू द हाई कोर्ट, या तो वो हाई कोर्ट में अप्लाई करे या फिर वो कोर्ट ऑफ सेशन में अप्लाई करे फॉर अ डायरेक्शन अंडर दिस सेक्शन, एंड दैट कोर्ट में इफ ही थिंक्स फिट डायरेक्ट दैट इन द इवेंट अगर उस पर्सन को अरेस्ट किया जाता है ही शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल, ठीक है। अब देखिए कंडीशंस क्या हैं जो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन लगा सकता है। बहुत ही सिंपल और रीजनेबल सी कंडीशंस हैं, जो कि ये है कि वो अपने आप को जो इंटेरोगेशन के टाइम पे मौजूद रखेगा, उसको बुलाया जाएगा इंटेरोगेशन के टाइम पे तो वो आ जाएगा। दूसरा, वो जो है किसी भी विटनेस को या फिर कोई भी पर्सन जो कि एक्वेंटेड है केस के साथ, जानकार है केस का, उसको डराएगा धमकाएगा नहीं। तीसरा, वो इंडिया छोड़ के नहीं जाएगा, मेक हिमसेल्फ अवेलेबल फॉर इंटेरोगेशन। दूसरा, कोई इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस नहीं करेगा टू एनी पर्सन एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस, ठीक है। तीसरा, इंडिया को नहीं छोड़ेगा, या फिर कोई भी और कंडीशन जो कि इम्पोज की जा सकती है अंडर सेक्शन 437। इफेक्ट क्या होता है एंटीसिपेटरी बेल? जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी एंटीसिपेटरी बेल बताते टाइम बताया था, इसका इफेक्ट ये होता है कि अगर वो पर्सन अरेस्ट हुआ बिना वारंट के, if such person is thereafter arrested without warrant by an officer in charge of police station on such accusation, उस इल्ज़ाम पे वो अरेस्ट होता है और वो प्रिपेयर है किसी भी टाइम पे बेल देने के लिए, तो उसको बेल पे रिलीज़ किया जाएगा। और एक और भी चीज़ें बताता है, इफ़ अ मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस, अगर कोई ऐसा मजिस्ट्रेट जो उस ऑफेंस की कॉग्निजेंस ले रहा है, वो डिसाइड करता है कि वारंट इशू होना चाहिए, अगर उसको लग रहा है कि वारंट इशू होना चाहिए, तो वो जो है द फर्स्ट इंस्टेंस वो इशू करेगा बेलेबल वारंट, वो एक बेलेबल वारंट इशू करेगा इन कॉन्फॉर्मिटी विद द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट अंडर सबसेक्शन 1। तो ऐसे केस में जो मजिस्ट्रेट है जो कॉग्निजेंस ले रहा है वो एक बेलेबल वारंट इशू करेगा। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक बेल का, जिसमें मैंने आपको बेल इन बेलेबल ऑफेंस बताया अंडर सेक्शन 436, बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस बताया अंडर सेक्शन 437, और एक लास्ट मैंने आपको बताया एंटीसिपेटरी बेल के बारे में, जो कि दे रखा है सेक्शन 438 में। आई होप अब ये टॉपिक जो कि बहुत बार आता है जुडिशरी में और काफ़ी बार पूछा जा चुका है, वो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, और इस बार जब मेंस में आएगा तब उसको अच्छे से लिख के आ पाएंगे।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।